गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 29 ऑफ मई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो लोग यहाँ पे नए हैं उनको मैं फिर से बताते चलूँ कि वेडनेसडे और सैटरडे वाले दिन हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं, रादर हम लोग सिर्फ ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो चूंकि आज वेडनेसडे है, आज आपको रिवीजन सेशन नहीं मिलेगा, लेकिन कल से हम लोग उसको डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है, Recently, the world's first 100% biodegradable pen has been launched in which country? दुनिया की पहली 100% biodegradable पेन किस कंट्री में लॉन्च हुई है, आपको ये बताना है। एक्चुअली 50 बिलियन से भी ज्यादा बॉल पॉइंट पेन्स जो हैं वो थ्रैश की जाती हैं हर साल, यानी कि वो बेकार होती हैं, फेंकी जाती हैं, और इसमें से 95% ऐसी हैं जो कि प्लास्टिक की बनी होती हैं। जाहिर सी बात है, इससे प्लास्टिक पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो न्यू दिल्ली में एक पर्सन है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, इनका नाम है सौरभ एच मेहता। ठीक है, इन्होंने क्रिएट किया है दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन, और इन्होंने फाउंड किया है बायोक्यू को, जहां पे फोकस है इको फ्रेंडली स्टेशनरी को बनाना। ठीक है, और इस दौरान इन्होंने नोट को लॉन्च किया है, नो ऑफेंस टू अर्थ, जिससे कि प्लास्टिक को एलिमिनेट कर सकें पेन्स के मामले में। तो नोट पेन जो है वो फीचर करता है एक रिसाइकल्ड पेपर रिफिल, इसमें जो इंक है वो भी नॉन टॉक्सिक होती है, और एक रिमूवेबल मेटल टिप इसमें लगी होती है। ठीक है, तो इसमें जो है मटेरियल को एक्सप्लोर करने की ये कोशिश करेंगे, लाइक पेपर ट्यूब्स, बैम्बू एंड मेटल फॉर इट्स एक्सटीरियर। तो यहाँ पे हमें सिंपली याद रखना है कि दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन क्रिएट किया है इंडिया ने। ठीक है, How many great Indian bustards were spotted during the annual waterhole survey recently conducted in the National Desert Park of Rajasthan? तो इस नेशनल डेजर्ट पार्क में हाल ही में एक सर्वे हुआ है, एनुअल वाटरहोल सर्वे। इस दौरान कितने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स यहाँ हमें मिले हैं, आपको ये बताना है। तो ड्यूरिंग दिस एनुअल वाटरहोल सर्वे, जो कि नेशनल डेजर्ट पार्क में हुआ, 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स यहाँ पे स्पॉट किए गए हैं, और अगर हम 2022 में इसकी वैल्यू देखें तो ये सिर्फ 42 थी। ठीक है, तो 2023 में क्यों हम नहीं कंपेयर कर रहे हैं 2023 से, क्योंकि इस साल जो है वो कोई भी सेंसस नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ रेन। ठीक है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो हैं ये याद रखिएगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। और इसके अलावा एक और बात क्या याद रखनी है आपको कि ये स्टेट बर्ड है राजस्थान स्टेट के लिए। ठीक है, और ये ड्राई ग्रासलैंड में ज्यादातर रहते हैं। तो जो 2024 का सेंसस है उसमें 84 ऑफिसर्स मौजूद थे और 42 वाटरहोल पॉइंट्स भी थे इसमें, जहां पे इन्होंने कंडक्ट किया इसको ऑन वैशाख पूर्णिमा। कुछ एरियाज को ऑल्दो एक्सक्लूड कर दिया गया था बिकॉज ऑफ सेफ्टी कंसर्न। ठीक है, तो 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को स्पॉट किया गया यहाँ पे। आपसे नेशनल डेजर्ट पार्क की लोकेशन भी पूछी जा सकती है, क्योंकि ये न्यूज में आ गया था, याद रखिएगा ये कहाँ पे है, राजस्थान में। Which day is observed as World Thyroid Day annually? World Thyroid Day हम कब ऑब्जर्व करते हैं? इसको हर साल 25 ऑफ मई को ऑब्जर्व किया जाता है, और ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम मनाते हैं अबाउट द थायराइड ग्लैंड एंड द रिलेटेड कंडीशन। ठीक है, तो जो थायराइड है ये रेगुलेट करता है वाइटल फंक्शंस को बाय रिलीजिंग द थायराइड हार्मोन्स T4 एंड T3, और ये जो हार्मोन्स हैं ये मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को, हार्ट रेट को, और प्रोटीन प्रोडक्शन को। तो थायराइड डिसऑर्डर्स जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है वुमेन में, ये ऑल्दो सारे एजेस और जेंडर्स को अफेक्ट करते हैं, लेकिन वुमेन में ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपका जो हार्मोन है वो कम हो जाएगा तो आपको अंडर एक्टिव थायराइड हो जाएगा, और अगर ये जो हार्मोन है ज्यादा हो जाएगा तो आपको ओवर एक्टिव थायराइड जो है वो हो जाएगा। ठीक है, इससे हार्मोन प्रोडक्शन इंपैक्ट होता है। तो यहाँ पे वर्ल्ड थायराइड डे हम ऑब्जर्व करते हैं 25 ऑफ मई को। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये टाइगर रिजर्व कहाँ है, आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तमिलनाडु। तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनिशिएट किया है ये 3 दिन का एलिफेंट सेंसस एट सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि लोकेटेड है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के जंक्शन पे इन द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ये फैला हुआ है 1411 स्क्वायर किलोमीटर्स में, और इसको डिक्लेयर किया गया था टाइगर रिजर्व 2013 में। फाइन, तो ये फोस्टर कर रहा है एक कंटिन्यूअस हैबिटेट फॉर टाइगर्स एंड अदर वाइल्ड लाइफ। इस रिजर्व में दुनिया की लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन मौजूद है, जहां पे अबाउट 280 टाइगर्स हैं फिलहाल, और ये होम माना जाता है टू द इंडिजिनस ट्राइब्स लाइक द इरूना एंड द कुरुम्बा ट्राइब। ओके, तो यहाँ पे याद रखिएगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की लोकेशन ये लाई करता है तमिलनाडु स्टेट में। पीएम कुसुम स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? पीएम कुसुम स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आंसर हो जाएगा।
किस वजह से ये स्कीम न्यूज में आई, क्योंकि हाल ही में इस मिनिस्ट्री ने कुछ वार्निंग दी है फार्मर्स को अगेंस्ट द फेक वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस जो कि रजिस्ट्रेशन फीस मांगते हैं फॉर सोलर वाटर पंप इंस्टॉलेशन अंडर दिस स्कीम। ठीक है, इस स्कीम की बात करें तो इसको लॉन्च किया था 2019 में। यहाँ पे पर्पस क्या था, फार्मर की इनकम को बूस्ट करना और एनर्जी सिक्योरिटी को एंश्योर करना। इसका टारगेट था कि 34,800 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी ऐड की जाएगी बाय मार्च 2026। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने लागत तैयार की थी 34,422 करोड़ रुपीस की फंडिंग। ठीक है, तो फार्मर्स जो है वो सब्सिडीज को रिसीव करते हैं अप टू 30 to 50% फॉर सोलर पंप्स एंड ग्रिड कनेक्टेड प्लांट, और इसको इम्प्लीमेंट करती है स्टेट गवर्नमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट ईशान रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। प्रोजेक्ट ईशान जो आजकल चर्चे में है किस सेक्टर से रिलेटेड है, तो इंडिया ने प्रोजेक्ट ईशान को लॉन्च किया था जिससे कि वो अपने फ्रेगमेंटेड एयर स्पेस को मर्ज कर सकें इनटू अ यूनिफाइड सिस्टम जिसका हेडक्वार्टर्स होगा नागपुर में। ठीक है, पर्पस क्या है, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट को रिवोल्यूशनाइज करना। फिलहाल अगर हम बात करें तो इंडिया का जो एयर स्पेस है वो डिवाइडेड है 4 रीजन्स में और इसको मैनेज किया जाता है सेपरेट तरीके से। तो ईशान इनको कंसोलिडेट करेगा इनटू 1 जो कि सेंटर होगा नागपुर में, और इससे एफिशिएंसी डेफिनेटली काफी हद तक इनहैंस हो जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इनवाइट किए हैं एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट को फॉर अ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसको फॉर्म किया गया था 1995 में और ये ऑपरेट होती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, तो प्रोजेक्ट ईशान रिलेटेड है एयर स्पेस सेक्टर के साथ। ठीक है, इसके अलावा आजकल EVTOLs बहुत ज्यादा न्यूज में है। आपको पूछा जाएगा अगर कि ये क्या चीज है तो आप क्या बताएंगे, तो ये ऐसे व्हीकल्स होते हैं जो कि टेक ऑफ कर सकते हैं और लैंड कर सकते हैं वर्टिकल तरीके से यूजिंग द इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन। ठीक है, तो IIT मद्रास इंक्यूबेटेड ई-प्लेन कंपनी जो है वो प्लान कर रही है कि वो EVTOL को डेब्यू करें, कहाँ पे, बेंगलुरु सिटी में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन का यूज करते हैं फॉर वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, और यहाँ पे ये यूटिलाइज करते हैं लिथियम आयन बैटरीज को जिससे कि इलेक्ट्रिक मोटर्स को पावर किया जा सके ड्राइविंग द रोटार्स और प्रोपेलर। तो पर्पस क्या है यहाँ पे, अर्बन ट्रैफिक कंजेशन को एलिविएट करना, एयर पोल्यूशन को कम करना और कनेक्टिविटी को बढ़ाना इमरजेंसी सर्विसेज में। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या चीज है, तो याद रखिएगा ये एक ऐसे व्हीकल्स होते हैं जो कि टेक ऑफ और लैंड करते हैं वर्टिकली यूजिंग द इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन। नेक्स्ट है अष्टमुड़ी लेक रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। अष्टमुड़ी लेक जो आजकल चर्चे में है बिकॉज ऑफ माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन, ये कौन से स्टेट में लाई करती है, तो आंसर है यहाँ पे केरला स्टेट, दैट इज बी ऑप्शन। तो एक रिसेंट स्टडी में इन्होंने बताया है कि एक्सटेंसिव माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है अष्टमुड़ी लेक में, और इससे ऑनगोइंग मॉनिटरिंग एम्फेसाइज होती है और साथ ही पोटेंशियल पब्लिक हेल्थ रिस्क को एड्रेस करने की जरूरत है। तो ये लोकेटेड है केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में, और ये लेक बोस्ट करती है सीनिक ब्यूटी को और 8 कनेक्टेड चैनल्स को, और सेकेंड लार्जेस्ट लेक है ये केरला स्टेट की। ये ड्रेन करती है इनटू द सी वाया नींदाकरा एस्चुअरी। ठीक है, तो प्राइमरली ये फेड होती है बाय द कल्लाडा रिवर। हिस्टोरिकली भी अगर हम बात करें तो बहुत सिग्निफिकेंट है ये, क्योंकि ये एक क्रूशल पोर्ट हुआ करती थी 14th सेंचुरी में, और ये होस्ट करती है अपने अंदर डाइवर्स मार्शी मैंग्रोव्स को इंक्लूडिंग द इंडेंजर्ड स्पेशीज। ठीक है, तो अष्टमुड़ी लेक जो आजकल चर्चे में है बिकॉज ऑफ माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन, ये लाई करती है केरला स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरियार रिवर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन विच इंडियन स्टेट। पेरियार रिवर जो आजकल चर्चे में है ये किस स्टेट की लॉन्गेस्ट रिवर है, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज केरला। किस वजह से चर्चे में आए, क्योंकि रिसेंट मास फिश किलिंग का यहाँ पे केस आया है जिसके बाद वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हुआ है और आउटरेज यहाँ पे डेवलप हो चुका है। पेरियार रिवर केरला की लॉन्गेस्ट रिवर है और ये ओरिजिनेट करती है वेस्टर्न घाट्स में ऑफ तमिलनाडु और फिर ये नॉर्थ की तरफ बहने लगती है। ठीक है, तो ये पास करती है थ्रू द पेरियार नेशनल पार्क इनटू द मैनमेड पेरियार लेक और इवेंचुअली जाके ये ज्वाइन कर लेती है वेम्बनाड लेक को बिफोर रीचिंग द अरेबियन सी। ठीक है, तो ये रिवर जो है वो 244 किलोमीटर्स में फैली हुई है और ये सस्टेन करती है एक वास्ट एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है केरला की इकोनॉमी के लिए, स्पेशली फॉर द इडुक्की डैम जो कि स्टेट का लार्जेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो पेरियार रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है, कौन से स्टेट की, आंसर है केरला। नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड शीजोफ्रेनिया डे 2024। इसके लिए थीम क्या रखी गई है,
सबसे पहले इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 24 ऑफ मे को। पर्पस क्या है? अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट द सीरियस मेंटल इलनेस जो कि इफेक्ट कर चुका है 21 मिलियन लोगों को वर्ल्ड वाइड। इसके थ्रू मिथ्स को डिस्पेल किया जा रहा है, जैसे कि जो मिसकंसेप्शन है स्प्लिट पर्सनालिटीज को लेके एसोसिएटेड विद शिजोफ्रेनिया। सिम्टम्स में इसके क्या क्या आता है, जैसे कि कंफ्यूज थिंकिंग, डिल्यूजन एंड हैलुसिनेशन। इस साल की थीम रखी गई सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ कम्युनिटी काइंडनेस, जिससे कि हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इंक्लूसिव एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट की फॉर इंडिविजुअल्स विद शिजोफ्रेनिया। और यहाँ पे फोकस किया जाएगा इनके एम्पावरमेंट के ऊपर और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के ऊपर। ठीक है, तो वर्ल्ड शिजोफ्रेनिया डे ऑब्जर्व करते हैं 24 मई को और थीम है इस साल की सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ कम्युनिटी काइंडनेस। Next question is, the Chinese pond heron bird typically found in northeastern state was recently sighted for the first time in which Indian state? Chinese pond heron bird जो कि ज्यादातर आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिल जाएंगे, ये पहली बार कौन से स्टेट में हमें दिखाई दिए हैं, आपको ये बताना है। तो चाइनीज पॉन्ड हेरॉन ज्यादातर न सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलते हैं बल्कि भूटान में भी दिखते हैं और इसके अलावा राजस्थान में। ठीक है, लेकिन हाल ही में ये पहली बार स्पॉट किए गए हैं उत्तराखंड स्टेट में। एक्सपर्ट्स ने इसके पहले कभी भी इनके प्रेजेंस का कोई रिकॉर्ड नहीं देखा है और इन्होंने चूज किया था कोट द्वार एरिया को अपने ब्रीडिंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो इससे जो है ये सजेस्ट होता है कि यहाँ पे एक फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन तैयार हो रही है इनके लिए। और हेरॉन को ज्यादातर पाया जाता है ईस्ट एशिया के वेटलैंड्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड स्टेट। पहली बार इनको उत्तराखंड में देखा गया है। Recently, the National Council for Cement and Building Materials Incubation Center was inaugurated by which ministry? हाल ही में इस सेंटर को किस मिनिस्ट्री ने इनोग्रेट किया, आपको यहाँ पे ये बताना है। आंसर हो जाएगा डी, सी ऑप्शन, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हाल ही में इस सेंटर को इनोग्रेट किया गया बाय द जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पे स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योर्स ने रिसीव किया मेंटोरशिप फ्रॉम एनसीबी साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो स्टार्टअप्स हैं ये टोटल वर्थ पे आते हैं 1,36,584 पे। तो एनसीबी अंडर डीपीआईआईटी ये एक लीडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फोकस है सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, जिसके थ्रू ऑफर करते हैं ये रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल सर्विसेज। ठीक है, तो नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स इनक्यूबेशन सेंटर को हाल ही में इनोग्रेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्ट्रोसैट मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज? इसका पर्पस क्या है, आपको ये बताना है। तो इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने एस्ट्रोसैट का यूज किया है टू डिस्कवर द अपीरियोडिक मॉड्यूलेशन ऑफ हाई एनर्जी एक्स रेज इन द स्विफ्ट, जो कि एक ब्लैक होल बाइनरी सोर्स है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एस्ट्रोसैट इंडिया का पहला डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी मिशन है जिसको कि लॉन्च किया गया था 2015 में और इसके थ्रू ऑब्जर्व किया गया सेलेस्टियल सोर्सेज को इन एक्स रे, ऑप्टिकल एंड द यूवी बैंड्स साइमल्टेनियसली। तो ये अपने अंदर कैरी करता है 5 साइंटिफिक पेलोड्स को फॉर इमेजिंग एंड कॉस्मिक सोर्सेज को स्टडी करने के लिए। ये बहुत ज्यादा यूनिक है मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशंस को इनेबल करने के लिए और ये कंट्रोल कहाँ से होता है, बेंगलुरु से। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बाइनरी सिस्टम को स्टडी करना, स्टार बर्थ रीजन को देखना और डीप फील्ड सर्विस को कंडक्ट करना। ठीक है, तो एस्ट्रोसैट मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्टडी द सेलेस्टियल सोर्सेज इन द एक्सरे, ऑप्टिकल एंड स्पेक्ट्रल बैंड्स साइमल्टेनियसली। अच्छा, इसके अलावा हमने बहुत बार बात करी है गोपी थोथाकुरा की। आई होप कि ये आपको याद होंगे और आप इनको भूले नहीं होंगे। कौन है गोपी थोथाकुरा? ये फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट हैं और ये बोर्ड हुए थे ब्लू ओरिजिन स्पेसशिप में। इसी के साथ इन्होंने ज्वाइन किया है 50 और लोगों को इन द रिसेंट ईयर्स। तो 10 मिनट की ये जो फ्लाइट थी ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंची थी अपने 105 किलोमीटर्स की थी और इसी के साथ इन्होंने करमन लाइन को बेसिकली क्रॉस कर लिया था। ठीक है, तो इसी वजह से जो करमन लाइन है वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या है, कौन सी लाइन होती है ये ऐसी बाउंड्री लाइन है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को डिवाइड करती है आउटर स्पेस से। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है बस आपसे सिंपली पूछा जाए कि करमन लाइन क्या है। याद रखिएगा ये एक बाउंड्री लाइन है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को डिवाइड करती है फ्रॉम आउटर स्पेस। और इसके अलावा इंडिया के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन है, इनका नाम है गोपी थोथाकुरा। World Intellectual Property Organization, recently seen in the news, is a specialized agency of which organization? World Intellectual Property Organization कौन से ऑर्गेनाइजेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस, दैट इज बी ऑप्शन। और ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज को अडॉप्ट किया गया
विपो के डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो कि हुआ था जेनेवा में। ठीक है, तो विपो एक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जो कि फॉर्म की गई थी 1967 में, और इसके थ्रू प्रमोट किया जाता है एक बैलेंस्ड ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम इनोवेशन के लिए। इसमें 193 मेंबर स्टेट्स फिलहाल मौजूद हैं, और विपो सर्व करता है एज अ पॉलिसी फोरम फॉर द गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड सिविल सोसाइटी, जिससे कि वो एड्रेस करें आईपी इश्यूज को। ठीक है, तो रेगुलर मीटिंग्स नेगोशिएट कर रही हैं चेंजेस को, जिससे कि आईपी सिस्टम एंश्योर हो सके और इसके थ्रू क्रिएटिविटी और इनोवेशन इंकरेज हो सके इन द चेंजिंग वर्ल्ड। ठीक है, तो विपो यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री नेम द साइक्लोनिक स्टॉर्म रेमल दैट रिसेंटली हिट द बे ऑफ बंगाल? कौन सी कंट्री है जिसने साइक्लोनिक स्टॉर्म रेमल का नाम रखा है, जिसने हाल ही में बे ऑफ बंगाल को स्टक किया है? तो ये जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इन्होंने वार्निंग दी थी कि एक लो डिप्रेशन फॉर्म हुआ है बे ऑफ बंगाल में, जो कि इंटेंसिफाई हो गया इनटू सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रेमल। इसकी विंड स्पीड थी 100 to 120 किलोमीटर्स पर आवर। साइक्लोन रेमल का नाम रखा है ओमान कंट्री ने। ठीक है, ये सीजन का फर्स्ट साइक्लोन है इन दिस रीजन, और इसके बाद बहुत हैवी रेन यहाँ पे देखने को मिला हमें, थंडर शावर्स वगैरह टू द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द बांग्लादेश कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बातें आपको याद रखनी है। साइक्लोन जो रेमल है, इसने कौन से एरिया को हिट किया? वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाले रीजन को। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ये फॉर्म होता है कि क्या ये अरेबियन सी में फॉर्म हुआ था या फिर बे ऑफ बंगाल में? तो आंसर इज बे ऑफ बंगाल। थर्ड क्वेश्चन ये फॉर्म होता है कि इसका नाम किसने रखा है, किस कंट्री ने? तो आंसर है ओमान। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफी एंजॉय किया होगा, और डेफिनेटली आप काफी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। कंक्लूड करने से पहले मैं आपको बताते चलूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं। तो अगर आप में से कोई भी इनको PDF फॉर्मेट में चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं विथ वेरी नॉमिनल चार्जेस। ओके, चलिए आते हैं फिर आपकी क्विज पे। इस स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मी नुसरात सना signing off.